हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे इज गोइंग टू बी आवर सेकंड सेशन, जिसमें हम पूरे एक ईयर की करंट अफेयर्स को वी आर कंप्लीटिंग थ्रू द एमसीक्यू फॉर्मेट। इसके पहले वन वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। ये टोटल सीरीज है 500 एमसीक्यूज की। नाउ दिस इज द सेकंड वीडियो, जिसमें हम करंट अफेयर्स तो करेंगे ही, साथ में वी विल आल्सो लर्न सम स्टैटिक पॉइंट्स व्हिच इज वेरी मच बेनिफिशियल एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव विच इज गोइंग ऑन द टेलीग्राम चैनल, जिसमें कि हम थीम वाइज कंप्लीट कर रहे हैं पूरे 1 ईयर की करंट अफेयर्स। ओके, 10 सेट्स हैं, जिसमें कि एक सेट में 50 क्वेश्चंस हैं। इन टोटलिटी 500 क्वेश्चंस में हम पूरे 1 ईयर की करंट अफेयर कर रहे हैं, जिसमें जुलाई 31 तक की करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर। फर्स्ट इज द 107th नेशनल पार्क in India is Simlipal National Park in Odisha. And the second statement is World Wetland Day is celebrated on 2nd Feb. अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, या कि क्या स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, या बोथ ऑफ देम आर राइट और नन ऑफ देम इज करेक्ट। सो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यू कैन पॉज द वीडियो। नाउ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोथ। वाई बोथ? बिकॉज 107th नेशनल पार्क अभी डेजिग्नेट किया गया है सिमलीपाल नेशनल पार्क ऑफ ओडिशा। वाई इज दिस सिमलीपाल पार्क नेशनल पार्क इज फेमस? इट इज फेमस फॉर द मेलानिस्टिक टाइगर विच इज ओनली फाउंड इन ओडिशा। ओडिशा एक और चीज के लिए फेमस है, दैट इज द ऑलिव राइडली टर्टल्स। सो ऑलिव राइडली टर्टल्स जो हैं ये ओडिशा के गढ़ी मत्था कोस्ट पे दे ले देयर नेस्ट्स। ओके, इन एडिशन टू दैट लेट मी टेल यू, ये भी सारा करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। इसके अलावा दो नेशनल पार्क और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क, दिस इज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है। एंड सेकेंड पार्क विच इज इन न्यूज़ इज काजीरंगा नेशनल पार्क। Why is Kaziranga National Park in news? Because the international tourism mart की जो कॉन्फ्रेंस थी, that was conducted in the Kaziranga National Park and this is very very much important। ठीक है, टोटल इसके साथ आपको ये भी पता चल गया होगा 107 नेशनल पार्क्स हैं हमारे इंडिया में। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। द वर्ल्ड्स वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 2nd of Feb। Now, Wetland Day is celebrated on the 2nd of Feb. This is absolutely correct. Now, wetlands, the protection of wetlands is based on a convention. Wetlands की जो conservation है, it is based on a convention that is known as the Ramsar Convention. अब ये Ramsar Convention, this was signed in the year 1971 and is related to the protection of wetlands, under which इन इंडिया अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटली 91 रामसर साइट्स हैं। एज ऑफ जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, 91 रामसर साइट्स हैं। एंड दिस फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनटीपीसी एग्जामिनेशन, फॉर द स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन एंड फॉर द सीजीएल एग्जामिनेशन एज वेल। ओके, 91 रामसर साइट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन एडिशन टू दैट सम ऑफ द रामसर साइट्स जो अभी न्यूज़ में है, सबसे पहला तो है किचन and Minar. Both of these Ramsar sites are in राजस्थान। ये दोनों के दोनों राजस्थान में है। सेकेंड अगर मैं बात करूं, उधवा लेक। वेयर इज दिस उधवा लेक? दिस इज इन द स्टेट ऑफ झारखंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द तवा रिजर्वायर इज इन मध्य प्रदेश। ओके, नाउ इन एडिशन टू दैट अगर मैं बात करूं हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, कौन से स्टेट्स में, कौन से इंडियन स्टेट में देयर इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स? सो द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। नाउ तमिलनाडु से रिलेटेड एक ट्राइब भी है न्यूज में विच इज नोन एज द सोलिगा ट्राइब। ठीक है, दिस सोलिगा ट्राइब इज ऑल्सो इन न्यूज, सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है।
ओके। इन एडिशन टू दैट ओडिशा के रिगार्डिंग भी एक ट्राइब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, दैट इज़ द मनकीडिया कम्युनिटी। मनकीडिया कम्युनिटी जिनको कि कम्युनिटी राइट्स मिले हैं अभी ओडिशा के फॉरेस्ट में। सो दिस फैक्ट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ आई हैव टोल्ड यू मोर देन 10 पॉइंट्स, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड था एंड स्टैटिक पॉइंट्स भी इंक्लूडेड थे। आई होप कि आप इसका नोट्स बना लोगे, it will be very much helpful for you. So correct answer to this question is both of the statement are true. Next is, again we have to mention the correct statements here. The first one is the climate risk data platform has been launched by the Reserve Bank of India. Next is the RBI governor currently is Sanjay Malhotra. Okay. Now, which of the statement is true? You can pause the video and try this question. Now, if you have marked both, you are absolutely correct, because the climate risk data platform this has been launched by the RBI. अब ये related है climate से, तो don't confuse it with some kind of an environmental scheme or an environmental initiative. Okay, it is related to RBI and that is why I have included this question here. What is the main aim or objective of this climate risk data platform? Now, the main aim is to provide the financial institutions with a different kinds of data as well as tools so that they can manage the climate related risks in the future. Climate related risk है which is related to the financial institutions, उसका data analyze करके and they can be ready in future to mitigate those challenges. Okay, so this is the main objective. Now the current RBI governor is Sanjay Malhotra. This is absolutely true. Now RBI is a very much important theme. Okay, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं. सबसे important thing regarding the RBI is the Monetary Policy Committee. Monetary Policy Committee, which is also known as the MPC. Now MPC का यहाँ पे क्या वर्क होता है? The main work of MPC is to keep inflation under control. Now the foremost thing that कि monetary policy committee में there are 6 members. Okay, 6 member की committee है which is headed by the RBI governor. This monetary policy committee is headed by the RBI governor. And just एक fact आपको पता होना चाहिए कि inflation को manage करने का, ठीक है, to manage the inflation, this is a work of the Reserve Bank of India. But अगर मैं बात करूं inflation को decide कौन करता है? Who decides the inflation in India? So it is decided by the central government. The inflation in India is decided by the central government, whereas RBI is designated to manage this inflation through the monetary policy committee. And monetary policy committee में there are various type of qualitative tools as well as quantitative tools, such as the cash reserve ratio, such as the statutory liquidity ratio, such as the reverse repo rate, such as the repo rate, bank rate भी है इसमें. So these are various type of the quantitative tools, whereas moral suasion, जैसे morally some of the conferences is conducted by the RBI governor. There he directs in an indirect way to the banks कि हम आगे की जो पॉलिसी है हमारी वो कैसे होने वाली है, या फिर the RBI governors he gives an indication that the bank should lend more money to the vulnerable sections. So this come under the moral suasion. Okay, so these type of techniques are used under the qualitative tools that is decided by the RBI here. Okay, so these are the function. Also one important functions related to the RBI is that the excess surplus जो RBI के पास होता है, the RBI transfers it to the central government. And the data which I am going to tell you right now is very much important.
In the year 2024, RBI has transferred rupees 2.69 lakh crore rupees to the government of India. This is the surplus amount that the RBI has transferred to the government of India. So this becomes very very much important. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ. ओके, आरबीआई के रिगार्डिंग आई हैव आल्सो टोल्ड यू मेनी ऑफ द थिंग्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट इज, what is the minimum service required to receive a 50% pension under the unified pension scheme? First of all, pension scheme की बात करूं, so the pension system in India is regulated by the PFRDA, that is the Pension Fund Authority, which was developed in the year 2013. Okay, now next is various types of pension schemes are there, such as the old pension scheme, the new pension scheme, and currently a unified pension scheme has been launched by the Ministry of Finance. Okay, a unified pension scheme has been launched by Ministry of Finance, जिसमें कि minimum service that is required to receive a 50% pension is 25 years. At least 25 years की service होनी चाहिए to receive a 50% pension under the unified pension scheme, and this fact is very very much important. Okay, इसके अलावा ये important है कि which has become the first state in India to implement this unified pension scheme. So this is Maharashtra. ठीक है, दिस इज महाराष्ट्र. ऑल्सो महाराष्ट्र के रिगार्डिंग इकोनॉमी के टर्म में एक न्यूज आपको ध्यान में रखनी है कि महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन इंडिया. एंड अगर मैं एफडीआई की बात करूं तो द लार्जेस्ट एफडीआई इंडिया में आती है सिंगापुर से. ओके, दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following conventions were signed in the Rio Summit of 1992? Now this term is related to environment. ये क्वेश्चन तो जो है हमारा दिस कंस्टिट्यूट ऑफ द स्टैटिक पॉइंट्स, बट इस क्वेश्चन के एंड में यू विल गेट टू नो मोर देन 5+ करंट अफेयर्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यहाँ से 1 क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल आएगा. ओके, सो द रियो समिट ऑफ 1992 में कौन कौन से कन्वेंशन साइन हुए थे? द फर्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएफसीसी. United Nation Convention on the Conservation of Biological Diversity and the United Nation Convention to Combat Desertification. Okay, अगर मैं बात करूं रियो समिट ऑफ 1992, इट इज ऑल्सो नोन एज द अर्थ समिट. ओके, एंड अगर आपने इसका आंसर ऑल यहाँ पे करेक्ट किया है, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो है हमारा यहाँ पे तीनों के तीनों कन्वेंशन साइन हुए थे. Now an important thing to know is about UNFCCC, UNCBD and UNCCD की 3 समिट्स हुई हैं इस साल, डिफरेंट समिट्स हुई हैं. अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी कन्वेंशन ऑफ पार्टीज 29 की समिट इस साल कंडक्ट हुई है. वेयर हैज इट बीन कंडक्टेड? इट वाज इन बाकू, अजरबैजान. बाकू, अजरबैजान में दिस COP29 summit was conducted. Now, if I talk about ki COP30, where will be the, just a second. Now, if I talk about where will this COP30 be conducted, so this will be conducted in Belém, Brazil. Okay. Now, talking about the United Nations Convention on Biological Diversity, the Conference of Parties 16 to the UNCBD was conducted in Cali, Colombia. Cali, Colombia में conduct हुई है. And if I talk about the United Nations Convention to Combat Desertification, इसकी Convention of Parties 16 की summit held हुई है रियाद, सऊदी अरेबिया में. Okay, the facts that I have told you regarding UNFCCC, UNCBD and the UNCCD
इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है। सो ये सारा कुछ मैंने कवर किया है टेलीग्राम के इनिशिएटिव में, और वहां पे क्वेश्चंस ऑलरेडी 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द इनिशिएटिव, टेलीग्राम का लिंक इज गिवन बिलो, यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड यू कैन ज्वाइन द इनिशिएटिव, ओके। नाउ कंफ्यूजन का यहाँ पे एक पॉइंट है। कंफ्यूजन का पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल इज वेरी मच इन न्यूज। क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, दिस वॉज रिगार्डिंग द ग्रीन हाउस गैसेज। ये साइन हुआ था इन द ईयर 1997 में, तो इसको कंफ्यूज मत करना रियो समिट से, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल इज अ डिफरेंट थिंग, दिस रियो समिट इज अ डिफरेंट थिंग। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, दिस वॉज इन द ईयर 1972 एंड इट वॉज आफ्टर दिस ओनली दैट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द ईयर 1972 वॉज implemented। एंड अगर मैं बात करूं रिसेंटली, पेरिस एग्रीमेंट वो इज वेरी मच इन न्यूज। सो ये पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में, एंड पेरिस एग्रीमेंट में बात की गई है रिगार्डिंग द कार्बन मार्केट्स, ओके। कार्बन मार्केट्स के रिगार्डिंग प्रोविजन इज देयर इन द पेरिस एग्रीमेंट विच इज completely related to the Paris Agreement, and this is mentioned under Article 6। This carbon market is mentioned under Article 6 of the Paris Agreement, okay। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पर्टिकुलरली ऑल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन सही से सॉल्व किया है सो वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रिवीजन बहुत अच्छा है, ओके। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was awarded the UN Sasakawa Award 2025 for disaster risk reduction? Now here are the options. I hope कि आपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया होगा। नाउ द करेक्ट आंसर इज मृत्युंजय मोहापात्रा, ओके। नाउ व्हाई दिस नेम इज important? Because he is the managing director currently of the Indian Meteorological Department, that is the IMD. And why is the IMD important this year? Because IMD की establishment हुई थी, it was established in the year 1875 and today is the year 2025। so IMD के establishment के 150 years complete हुए हैं। that is why this news is very much important that the UN Sasakawa Award of 2025 for disaster risk reduction has been awarded to Mrityunjay Mohapatra। A is going to be the correct answer। इसके अलावा if I talk about the headquarter of the IMD, it is situated in New Delhi। The headquarter of the IMD is situated in New Delhi। This is another important point that you need to know, okay। so A is going to be the correct answer। next is, we have to mention the correct statement here। first statement is, India's first reusable hybrid rocket is Rumi-1। Asia's first preclinical network facility is going to be established in New Delhi। Now Chang'e mission, Chang'e 6 mission is of the China and it is to go on the far side of the moon, okay। अगर आपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑल सेलेक्ट किया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। व्हाई? बिकॉज द एशियाज फर्स्ट प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी हैज नॉट बीन इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली बट इन फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद में इनॉग्रेट हुई है। हर क्वेश्चन का आंसर ऑल नहीं होता, दैट इज वाई 2 हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा 1 एंड 3 है, ओके। फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट इज रूमी-1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड चैंगी 6 मिशन, द मेन एम इज टू गो ऑन द फार साइड ऑफ द मून, जो हमारे चंद्रयान मिशन ने कंप्लीट किया था। Now, चंद्रयान से इफ आई टॉक अबाउट चंद्रयान, सो विज्ञान रत्न अवार्ड, विज्ञान रत्न अवार्ड इन द ग्रुप कैटेगरी हैज बीन गिवन टू द टीम ऑफ चंद्रयान 3। In addition to that, if I talk about the National Space Day, नेशनल स्पेस डे की मैं बात करूं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एन अचीवमेंट ऑफ द चंद्रयान मिशन, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 23rd of August। Why 23rd of August? Because it was on this day that the Chandrayaan landed on the south side of the moon,
एंड जिस पॉइंट पे चंद्रयान ने लैंड किया था, दिस इज नोन एज द शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू नीड टू नो। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा 1 and 3 होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर इज 1 and 3। इसके अलावा कुछ मिशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज द स्पेसएक्स मिशन। इसका क्वेश्चन भी मैंने आगे इंक्लूड किया है। इंडिया का एक स्पेसएक्स मिशन है विच इज रिलेटेड टू द स्पेस डॉकिंग। इन एडिशन टू दैट, Aditya L1 is very much important. Aditya L1 mission, which was India's first mission to the sun, to study the sun's chromosphere. So that we'll discuss further in this video. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा 1 and 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Now this is a question that is related to a static point of the environment and geography का portion. Which one of the following radiation is absorbed by the greenhouse gases? Now प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर दिस ग्रीन हाउस गैसेज। द ग्रीन हाउस गैसेज आर द गैसेज दैट ट्रैप द हीट। सम ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है? CO2 है, वाटर वेपर है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सो 3 या 4 और ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, एंड इन गैसेज का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, नाउ दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेज जिनका काम होता है हीट को ट्रैप करना। ओके, नाउ सन जो हीट या सन रेज जो एमिट करता है, दीज रेज आर इन द शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में। तो जो टॉप मोस्ट क्लाउड होते हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर के, ये बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं टू दिस शॉर्ट वेव रेडिएशंस। दैट इज वाई अगर ये हमारा अर्थ है, सो दी शॉर्ट वेव रेडिएशंस ऑफ द सन डायरेक्टली हिट्स द अर्थ, एंड जब हीट होने के बाद दीज रेज गेट डिफ्लेक्टेड बैक, देन वहां पे लोअर क्लाउड्स जो होते हैं एंड जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेज है विच इज नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस कम्स इनटू फोर्स। ये क्या करती हैं कि ये जो रेज होती हैं वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, एंड ये क्या एब्जॉर्ब करती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस जो कि सन की तरफ से आ रही हैं, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करने का काम इन ग्रीन हाउस गैसेस का होता है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस that an adequate temperature is maintained. Okay, adequate temperature maintain होता है इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। Okay, I hope you have understood this point. So इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का काम ग्रीन हाउस गैसेस का होता है। So C is going to be the correct answer. Let's now move to the next question. Which of the following have been given the blue flag certification? Now this is a certification which is given to the beaches. It is a type of certification that is given to the beaches. And recently अगर मैं बात करूं तो Kappad beach of Kozhikode and Chal beach of Kannur, that is in Kerala, both of them have been given the blue flag certification. अगर मैं blue flag certification की बात करूं, so this is given by an institute which is called Foundation for Environmental Education. The name of the foundation is important, it can be asked. And another important thing is its headquarter, which is situated in Copenhagen. ठीक है, सो ये आप ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट बीच गेम्स की, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी? ये ऑर्गेनाइज हुई थी हमारे दीयू में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिस फैक्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द करंट अफेयर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दैट इज INS अरिघात वाज कमीशनड एट। इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघात वाज कमीशनड एट द विशाखापट्टनम पोर्ट, एंड किन्होंने कमीशन किया था? इट वॉज कमीशनड बाय द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, हमारे इंडिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसको कमीशन किया था। नाउ दिस अरिघात, INS अरिघात इज अ सबमरीन ऑफ अरिहंत क्लास। अरिहंत क्लास की
ये सबमरीन है। एंड अगर मैं आपको बात करूं रिगार्डिंग दी इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट 17A इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट 17A इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इस प्रोजेक्ट 17A में देयर इज एन टारगेट टू कंडक्ट टू to induct, sorry, not conduct, but induct 7 advanced stealth frigates। 7 advanced stealth frigates को यहाँ पे इंडक्ट करने का प्रोजेक्ट 17A के अंदर में प्रोविजन है। एंड इन एडिशन टू दैट, इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट फ्रिगेट, इंडियन नेवी की लास्ट फ्रिगेट विच वुड बी मेड इन रशिया, या रशिया जो देने वाला है इंडिया को, दैट इज INS तमल। एंड इट हैज बीन ऑलरेडी इंडक्टेड। रशिया ने ऑलरेडी इसको दे दिया है टू द इंडियन नेवी। सो INS तमिल इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विशाखापट्टनम। इसके अलावा अ डीकमीशन शिप ऑफ इंडिया दैट इज INS गुलधर, वो भी बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। वाई? बिकॉज अ म्यूजियम इज गोइंग टू बी मेड इन दिस INS गुलधर, एंड ये बनने वाला है महाराष्ट्र में। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि ये सारा कुछ कवर किया गया है इन द टेलीग्राम, ऑन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, जो हमारा इनिशिएटिव है ऑफ द 1 ईयर करंट अफेयर्स, सो सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू अगेन मेंशन द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। नाउ द वोयेजर 1 मिशन इज बाय द नासा। ठीक है, नासा फॉर व्हाट? फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ओके, नेक्स्ट इज द टाइनवेन 2 मिशन is of China to collect an asteroid sample. So absolutely correct है। Voyager 1 मिशन जो है दिस इज ऑफ द नासा, एंड फर्स्ट टाइम ये स्पेस प्रोब लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1977 टू स्टडी द आउटर सोलर सिस्टम। आउटर सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए ये प्रोब सेंड हुआ था। सो एब्सोल्युटली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की, तो टाइनवेन 2 मिशन चाइना का है टू कलेक्ट एन एस्टेरॉइड सैंपल। एब्सोल्युटली ये भी करेक्ट है। करेक्ट आंसर हमारा बोथ हो जाएगा। बट एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो हियर इज द नेम ऑफ द एस्टेरॉइड जहां से ये सैंपल कलेक्ट करके लाने वाला है। सो द नेम ऑफ द एस्टेरॉइड इज कामो ओइलावा। कामो ओइलावा is the name of the asteroid जहां से the sample will be collected and then it will be brought back through the Tianwen 2 mission, and ये चाइना का है। okay, so both of them are the correct answer. Next is about the chimeric antigen receptor T cell therapy commonly known as the CAR T cell therapy was developed by। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज या तो आपको वो CAR T सेल थेरेपी का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या वो पूछ लेंगे द डिजीज टू विच दिस थेरेपी इज रिलेटेड टू, एंड अगर ये भी नहीं पूछा तो दे कैन आस्क यू दैट विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड दिस CAR T सेल थेरेपी। तो सबसे पहला पॉइंट, तो द CAR T सेल थेरेपी का फुल फॉर्म है C फॉर चिमेरिक, A फॉर एंटीजन, R फॉर रिसेप्टर। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इज IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे हैज डेवलप्ड दिस CAR T सेल थेरेपी विथ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। ठीक है, जो कि कैंसर रिलेटेड एक बहुत बड़ा यहाँ पे इंडिया का इनिशिएटिव है बाय द टाटा ग्रुप। दे बोथ हैव डेवलप्ड अ CAR T सेल थेरेपी विच इज कंप्लीटली इंडिजिनस। ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया है, एंड द CAR T cell therapy is related to the treatment of cancer. अगर पेपर थोड़ा सा टफ हुआ तो दे कैन आस्क यू what type of cancer it is related to. So this is related to the blood cancer which is also known as leukemia. ठीक है, now अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कैंसर सेल्स हैं दे डायरेक्टली अटैक द व्हाइट ब्लड सेल्स और द लिम्फोसाइट्स। नाउ लिम्फोसाइट्स में एक टर्म मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे दो टर्म्स है। लिम्फोसाइट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ओके, वन, एक तो होते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड द अदर वन इज टी लिम्फोसाइट्स। नाउ बी लिम्फोसाइट्स का यहाँ पे काम होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स का, एंटीजन क्रिएशन का काम जो होता है वो बी लिम्फोसाइट्स का होता है, ना कि टी लिम्फोसाइट्स का।
टी लिम्फोसाइट्स में एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होते हैं, बी लिम्फोसाइट में होते हैं। अगर क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं साइंस के तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर मैं वैसे बात करूं WC फॉर्म कहाँ पे होते हैं, तो ये स्प्लीन में फॉर्म होते हैं। अगर मैं बात करूं स्प्लीन में एंड कौन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज इन द स्प्लीन, तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो स्प्लीन में डाई होते हैं। एंड आपको ये भी पता होगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। सो आई होप कि आपको ये सब पता होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज IIT बॉम्बे। नेक्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। फर्स्ट इज गोपी थोताकुरा इज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस। Second is the India's first silicon carbide manufacturing facility has been inaugurated in Odisha. Next is India's first 3D printed school अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे inaugurate किया गया है। So if you have mentioned the answer यहाँ पे all, you are absolutely wrong. Again all वाले चक्कर में आप मत फंसना, because यहाँ पे जो first statement है that is first Indian who has traveled to space is not गोपी थोताकुरा. So यहाँ पे इंडिया का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है रिसेंटली इन द स्पेस सेक्टर। सो आई एम गोइंग टू गिव यू इंपॉर्टेंट 3 नेम्स जो कि पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो है द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस वॉज नॉट गोपी थूताकुरा बट वॉज राकेश शर्मा। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट पर्सन। एंड इन विच ईयर इन्होंने ट्रैवल किया था, इन्होंने 1984 में किया था। एंड बाय व्हाट शिप, विच शिप से, सो द नेम ऑफ द शिप एसेंशियली अ रॉकेट वॉज सोयूज। Soyuz was the name of rocket in which he traveled in the year 1984. Now, Gopi Thotakura कौन है फिर? Now, Gopi Thotakura is the first Indian tourist, the first Indian space tourist. Okay, and इन्होंने travel कहाँ पे किया था? By what means? So, Blue Origin is the name of the company. Amazon की कंपनी है of the Jeff Bezos. द ब्लू ओरिजिन इज द कंपनी। उसमें न्यू शेफर्ड रॉकेट, न्यू शेफर्ड 25 इज द नेम ऑफ द रॉकेट इन विच गोपी थोताकुरा ट्रैवल्ड एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। नाउ अगर मैं बात करूं हु वाज द सेकंड इंडियन और हु इज द सेकंड इंडियन हु हैज ट्रैवल्ड टू स्पेस, तो यहां पे नाम आएगा शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जी का नाम यहां पे आएगा, हु इज एन सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर। ओके, इन्होंने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया था इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंड ही इज द सेकंड इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओडिशा। ठीक है, यहाँ पे ISS की मैं बात कर रहा हूँ, ये याद रखना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फर्स्ट पर्सन इज राकेश शर्मा एंड सेकेंड इंडियन पर्सन इज शुभांशु शुक्ला। इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये ओडिशा में है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्कूल, दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो 2 and 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं। द फर्स्ट वन इज रॉन्ग एंड आई ऑल्सो गिव यू द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दैट। सो आई होप कि ये सारा कुछ अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। Next is the first non-nuclear hydrogen bomb. The first non-nuclear hydrogen bomb has been developed recently by China. Absolutely correct. Now, Blue Origin conducted an all-female mission to space. So, अगर आपने यहाँ पे मार्क किया है बोथ, तो आप absolutely correct हैं। दोनों फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। ये ज़्यादा जो पॉइंट है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ फैक्चुअल बेसिस। सो आपको ये पता होना चाहिए। दोनों के दोनों में कुछ ज़्यादा पता मतलब बताने को नहीं है। सो बोथ इज द करेक्ट आंसर। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वी हैव अगेन हैव टू मेंशन द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है हमारा द बायोमास सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सेकेंड वन इज द चंद्रयान 5 मिशन इज द लूपेक्स मिशन इन कोलैबोरेशन विथ Japanese Space Agency. So actually the first statement is correct that the biomass satellite has been launched by the European Space Agency. Absolutely correct है statement. Next है the Chandrayaan 5 mission. इंडिया जो कंडक्ट करने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी इन कोलैबोरेशन विद द जापान। ठीक है, सो ल्यूपेक्स इज द नेम ऑफ द मिशन
एंड अगर मैं ल्यूपेक्स की बात करूं तो ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, विच इज द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इज द नेम ऑफ द ल्यूपेक्स मिशन, ठीक है। सो बोथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट हियर आर करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल thermonuclear experiment reactor ITER is located in. Okay, now this international thermonuclear experimental reactor is also known as the mini sun। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड ये रिएक्टर है, दिस इज सिचुएटेड इन फ्रांस। ओके, नाउ दिस इज वेल नोन बिकॉज वी नो दैट कि सन जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है दैट इज थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन। So this international thermonuclear experimental reactor, it aims to conduct or to produce the energy through fusion experiment. Now member countries की अगर मैं बात करूं तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the countries are the member of this ITER? So name आप नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले तो है हमारा चाइना, देन इज द यूरोप, देन इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर, सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज जापान, नेक्स्ट इज साउथ कोरिया, देन देयर इज रशिया, एंड देन देयर इज यूएस। ऑल ऑफ दीज कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द ITER, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्रांस हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज India recently became which country in the world to complete the space docking in a PSLV C60? Now two questions can be formed from the here, that is first one is India has become the fourth country। अगर आपने सही से इसको मार्क किया है तो well and good। fourth country बनी है India in the world to complete the space docking, and the second thing that can be asked is the name of the mission। So the name of this particular mission was the SpadeX mission। SpadeX was the name of this mission। Another important thing that the vehicle in which this SpadeX mission was conducted, this was the PSLV C60 mission। Okay, I hope the things are clear। And why was this SpadeX mission important? Because India is targeting to establish its own space station। इंडिया का टारगेट है अपना ओन स्पेस स्टेशन यहाँ पे बनाने का इन द स्पेस टिल द ईयर 2035। सो फॉर दैट डॉकिंग वुड बी नेसेसरी, ताकि जो रॉकेट्स यहाँ से जाएं वो वहाँ पे जो हमारा स्पेस स्टेशन है वहाँ पे वो डॉक कर पाए। सो दिस सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द स्पेस डॉकिंग मिशन वाज वेरी मच एसेंशियल, एंड दिस SpadeX मिशन वुड फर्दर हेल्प टू अचीव इंडियाज गोल टू हैव देयर ओन स्पेस स्टेशन टिल द ईयर 2035। ओके, सो यहाँ पे फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा Where was the 12th World Para Athletics Championship held with its mascot Viraj? So this question is related to sports। So आपको ये पता होना चाहिए that the World Para Athletic Championship 12th was held in New Delhi and its mascot is Viraj। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 7th खेलो इंडिया गेम्स की, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर मैं बात करूं, सो दिस वॉज रिसेंटली कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ बिहार, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा यू नीड टू नो अबाउट द मैस्कॉट। सो द मैस्कॉट इज गज सिम्हा। सो एक आपको ये मैस्कॉट पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विराज, आपने देख लिया, दिस वॉज मैस्कॉट ऑफ द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट मैस्कॉट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज अबाउट द 38th नेशनल गेम्स। 38th नेशनल गेम्स, इसके रिगार्डिंग सबसे पहला इट वाज हेल्ड, कहाँ पे ये कंडक्ट हुए थे? सो दिस वाज हेल्ड इन उत्तराखंड। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट। मैस्कॉट क्या था? द मैस्कॉट वाज मॉली। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप, दिस वाज आल्सो कंडक्टेड इन बिहार। बिहार में राजगीर में कंडक्ट हुई थी, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर दोज who are preparing for BPSC examination particularly। बिहार में राजगीर में this was held in the year 2024,
जिसमें इंडिया की वुमेन्स टीम ने वॉन अ गोल्ड मेडल। एंड इसका अगर मैं बात करूं मैस्कॉट की, सो द मैस्कॉट ऑफ दिस वुमेन्स एशिया हॉकी कप वाज गुड़िया। ठीक है, गुड़िया वाज द नेम ऑफ द मैस्कॉट। सो यहाँ से आपको इतने सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए विच इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर योर एग्जामिनेशन। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा न्यू दिल्ली। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग वेयर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज फिजिक्स के सेक्टर में दिया जाता है, फील्ड में दिया जाता है। देन देयर इज केमिस्ट्री, देन देयर इज इकोनॉमिक्स, देन देयर इज मेडिसिन, फिर आ गया हमारा पीस, जिसके पीछे अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, बट इज जस्ट गोइंग मैड फॉर दिस ये नोबेल पीस प्राइज। ओके, हैविंग नो बेस एट ऑल। सो पीस प्राइज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2024। ओके, पीस प्राइज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस ईयर, ये याद रखने, ये क्वेश्चन आ सकता है। इन एडिशन टू दैट यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, पीस हो गया। इसके अलावा लिटरेचर इज ऑल्सो देयर। सो ये 6 सेक्टर्स हैं जहाँ पे पीस प्राइज मिलता है। मैथ्स के सेक्टर में नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। मैथ्स के लिए एबल प्राइज है। एंड एबल प्राइज किसको मिल रहा है? मजाकी काशीवाड़ा। ठीक है, ये नाम भी आप ध्यान रखना। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है 2024 के नोबेल पीस प्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर में किसको दिया गया है। इफ आई टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स, तो डैरन एक्केमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, who are popularly known as the AJR, इनको popularly AJR बोला जाता है। इन सभी को यहाँ पे इकोनॉमिक्स 2024 के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला है। एंड कौन से सेक्टर में रिसर्च के लिए मिला है? द थीम वाज हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड दे अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, दिस इज द थीम जिनके लिए इन तीनों को यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, विच ईयर इज कॉल्ड एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। नाउ इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन हमारा है ऑफ द ईयर 2025। दिस ईयर इज नोन एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 2025 आपने मार्क किया है, इट इज़ वेल एंड गुड। 2026 की मैं बात करूं, इट इज़ ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया है 2026 को एज द यूनाइटेड नेशन ईयर फॉर द वुमेन फार्मर्स। ठीक है, क्वांटम टेक के लिए भी 2025 का डेजिग्नेट हुआ है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स याद रखना, 2023 को डेजिग्नेट किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2024 का था इंटरनेशनल ईयर फॉर कैमेलॉइड्स। ओके, ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए आपको। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक बेसिक एंड स्टैटिक क्वेश्चन, दैट विच इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। सो इट इज द मेसोस्फेयर। ये आपको रिमेंबर करना होगा। अगर मैं बात करूं बाकी हमारे लेयर्स की, स्ट्रेटोस्फेयर इज द लेयर इन विच देयर इज द यूवी, जो लाइट्स हैं, यूवी रेज हैं, इससे प्रोटेक्शन करता है हमारा ओजोन। सो ओजोन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ऑल्सो ओजोन के रिगार्डिंग आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि ओजोन इज अ दैट टाइप ऑफ गैस विच इज बोथ हेल्पफुल प्लस इट इज हार्मफुल। हेल्पफुल क्यों होती है? जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द यूवी रेज। एंड ये हार्मफुल कब होती हैं? ये हार्मफुल तब होती हैं जब ये लोअर लेवल्स ऑफ द एटमोस्फेयर में होती हैं। दीज ओजोन एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट। ओके, next is mesosphere is the coldest layer of the atmosphere and it is the layer in which the meteors burn. meteors जो हैं वो burn करते हैं हमारे इस लेयर में। टॉकिंग अबाउट द आइनोस्फियर, आइनोस्फियर जैसे कि नेम आपको सजेस्ट कर रहा है इज आयन, इट मीन्स दैट आइनोस्फियर इज द लेयर इन विच रेडियो वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आयन्स। ठीक है, सो एक्सोस्फियर जो है वो
जो है वो द आउटर मोस्ट लेयर है, एंड इसके पास दी स्पेस स्टार्ट्स। तो जो स्पेस स्टार्ट होता है, स्पेस से रिलेटेड एक लाइन है, दैट इज नोन एज द कारमान लाइन। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, जिसको कि ये माना जाता है इट इज अराउंड 100 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इट इज द बाउंड्री ऑफ द स्पेस, ठीक है। बियॉन्ड दिस कारमान लाइन स्पेस स्टार्ट्स। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा मेसोस्फीयर हो जाएगा। नाउ वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अराउंड 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे जो टेलीग्राम पे इनिशिएटिव चल रहा है, ये सारे क्वेश्चन वहीं से थे। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द इनिशिएटिव यू कैन चेक द पिंड कमेंट का सेक्शन, वहाँ पे आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करने का लिंक भी मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, तो डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंस लगी, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग।